Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the nutrients. In this lecture, we will discuss about the carbohydrate. क्योंकि हमने न्यूट्रिएंट्स वाली वीडियो में देखा था ना, हमने उन्हें दो टाइप में क्लासीफाइड किया था। एक थे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक थे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो थे जो हमें ज़्यादा अमाउंट में नीडेड होते हैं पर डे। उसी के अंदर आ रहा था हमारा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये भी हमें दिन में एक ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, जैसे कि वर्ड का नेम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कार्ब प्लस हाइड्रेट, यहाँ से देखो, इससे निकाल लो आप कार्बन एंड हाइड्रेट, तो कार्बन प्लस हाइड्रेट है ना। आप क्या बोल सकते हो कि दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब भाई कार्बन हमें समझ में आया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेट्स? हाइड्रेट्स जो वर्ड है ना, हाइड्रा हो, हाइड्रेट्स हो, पूरा रिलेटेड है वाटर से, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जल अपघटित एंजाइम। तो हाइड्रेट्स का क्या मतलब होता है कि ऐसा कोई भी एक अणु, ऐसा मॉलिक्यूल्स जिसके साथ वाटर ऐड हो। तो क्योंकि यहाँ पर वाटर किसके साथ ऐड होगा? कार्बन के साथ। दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। आगे देखें, सो दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड और दी मोलिक्यूल्स एंड दीज आर मोस्ट एबंडेंट मोलिक्यूल्स इन द नेचर। ये क्या है? अगर हम ऑर्गेनिक में देखें तो सबसे ज़्यादा नेचर में यही पाए जाते हैं, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द नेचर। इसके बाद अब देखते हैं किन किन से मिलकर बने हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। और यहाँ पर ही मैंने बता ही दिया कि किसका हाइड्रेट है? कार्बन का। तो देखो, वैसे ही ऑर्गेनिक का मतलब ही मैंने बताया है। जैसे एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम कार्बन कार्बन पढ़ते हैं, तो ऑर्गेनिक मतलब कार्बन इसमें रहना ही है। दूसरी चीज हाइड्रेट है ना, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो उसमें और क्या प्रेजेंट होगा? वाटर को आप लिख सकते हो H2O, मतलब तीन चीजें प्रेजेंट होंगी। वैसे तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया, इसमें भी देखते हैं। पहली चीज कार्बन, दूसरी चीज हाइड्रोजन, और तीसरी चीज जो है दैट इज ऑक्सीजन। तो प्राइमरली दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्राइमरली मैंने इसलिए लिखा कि मेनली इन्हीं तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये तीन चीज़ हमेशा इनमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि इनके अलावा भी कुछ और सब्सटेंस प्रेजेंट हो। जैसे हमने पिछली वीडियो में लिपिड में देखा था कि समटाइम्स उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर। सेम एज इसमें भी मेनली ये तीन सब्सटेंस हैं। इनके बाद फिर कई बार होता है ना, समटाइम्स कुछ और सब्सटेंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। आगे देखें तो ये तो मैंने बता ही दिया कि दीज आर दी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अगर जनरल फॉर्मूला हम देखें तो दैट इज CnH2nOn। ये वैसे सबने 11th-12th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, फिर भी यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो Cn देखो, कार्बन और N फॉर है नंबर, यहाँ पर हाइड्रोजन H2 हम लिखते हैं, यहाँ पर N फॉर फिर से है नंबर, और यहाँ पर फिर N फॉर नंबर। अब इसमें सिंपल आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मान लो हम कार्बन की यहाँ कोई भी एक नंबर ले लो, मान लो मैंने ले लिया C2, ठीक है। अब फिर से हमने यहाँ पर H लिखा, 2 वैसे ही रहेगा, N की जगह फिर से हमें यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। CnH2n, क्योंकि N फॉर हमने 2 लिया है ना। सेम एस यहाँ पर O और N की जगह है 2, तो 2 और 2 ये कितने हो जाएंगे? 4। तो ये फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? C2H4O2। यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि जितना नंबर यहाँ पर कार्बन का रहेगा, अगर 2 है तो सेम एस ऑक्सीजन का नंबर भी 2 रहेगा। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो इनसे डबल रहते हैं। कार्बन से देखो डबल है ना, ये 2 है, ये यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। या तो आप ऐसे याद रख लो कि कार्बन 2, ऑक्सीजन 2, और 2-2 मिलाकर जितना नंबर होगा वो होगा हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन 4 होंगे। वैसे केमिस्ट्री का टॉपिक है, अगर आप इतना नहीं भी करना चाहते तो आप सीधे फॉर्मूला याद रख लें, बाकी हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक नोट करने वाली चीज़, और हम साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन देखते हैं, है ना। अभी तो हमने देखा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, साइंटिफिकली और देखें। सो कार्बोहाइड्रेट कैन बी डिफाइन एज या मे बी डिफाइन एज पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोस। इसका क्या मतलब है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे मोलिक्यूल्स हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जिसमें एक ग्रुप तो हमेशा प्रेजेंट होता है, दैट इज हाइड्रोक्सी। पहले सिर्फ किसको समझो? हाइड्रोक्सी। एक्चुअल में जो हाइड्रोक्सी है ना, या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये होता है OH। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ रहेंगे। जैसे यहीं पे मान लो कि ये हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ एक OH ग्रुप होता तो हम सिर्फ क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? इस तरीके से बहुत सारे OH, फिर और होगा,
तो जब मोर देन 2 और भी ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ हों तो पॉली मतलब होता है ज़्यादा। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और ये हमेशा होंगे। इसके साथ साथ इन दो में से एक ग्रुप और प्रेजेंट होगा, या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है जिसे हम CHO से इंडिकेट करते हैं, या फिर कीटोज हो सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी हमेशा रहेगा और इन दोनों में से कोई एक रहेगा, या तो कीटोज जुड़ा रहेगा, है ना, कीटोन्स आप बोल सकते हो, या फिर एल्डिहाइड जुड़ा रहेगा, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इनका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है, बस कुछ चेंजेस रहते हैं। आगे देखें तो एक और नोट करने वाली चीज़ कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑफन रिफर टू एज शुगर या फिर सैकेराइड्स। आपने अक्सर इन्हें हम क्या बोल देते हैं, या तो शुगर बोल देते हैं जनरली, या फिर सैकेराइड्स बोल देते हैं, है ना। आगे भी हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो सैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट ही आप बोल सकते हो, है ना, या फिर शुगर। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ें जो है ना, जैसे आपकी शुगर जो आप शक्कर खाते हो कैसी रहती है, मीठी, टेस्ट में कैसी रहेगी, स्वीट। सेम एज दे आर स्वीट इन नेचर, ये कैसे रहते हैं, टेस्ट में एकदम मीठे। इसके साथ साथ सॉल्यूबल इन वाटर, जैसे चाय में शक्कर घुल जाती है, पानी में ग्लूकोज बना लो, सेम एज एक्चुअल में शुगर वो ग्लूकोज ही है और इसी का टाइप है, आगे देखेंगे। तो ये वाटर में सॉल्यूबल रहते हैं जनरली एंड टेस्ट में स्वीट रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आपका कार्बोहाइड्रेट हो, लिपिड हो या प्रोटीन हो, तीनों ही का फंक्शन जो था ना, मेन अगर हम एक फंक्शन देखा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी था। लेकिन उसमें भी मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा मेन सोर्स या फिर आप बोल दो प्राइमरी सोर्स जो है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारी बॉडी है सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को ही यूटिलाइज करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। जब इनकी कमी होती है उसके बाद वो लिपिड को यूज़ करेगी, या फिर हर जैसे हम फैट भी बोल सकते हैं, या फिर प्रोटीन को यूज़ करेगी, है ना। जैसे कि वो फास्टिंग वाली कंडीशन है, कोई उपास है, आप खाना खा नहीं रहे हो, अब आपको पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे, तब फैट बर्न होता है आपकी बॉडी का, या फिर प्रोटीन। लेकिन मेनली हमेशा क्या यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको कितनी एनर्जी देता है, अप्रॉक्सीमेटली आप 4 कैलोरीज बोल लो या फिर 4 किलो कैलोरीज करके बोल लो। और इतनी ही आपको प्रोटीन भी देता है, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरीज। सबसे ज़्यादा मिलती है फैट से, 1 ग्राम फैट देता है आपको 9 किलो कैलोरीज। इसके बाद एक और चीज़ अगर हम देखें, जैसे मैंने बोला मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी का, और हमें लगभग दिन में अगर इसकी रिक्वायरमेंट देखना, एक नॉर्मल बता रहा हूँ, 200 से लेकर 400 ग्राम पर डे एक पर्सन को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इतनी कार्बोहाइड्रेट की। फिर वो वेरीज कर सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, साथ ही साथ डेली एक्टिविटीज़। अब एक है कोई बंदा उसके साथ बिल्कुल सो रहा आराम से, पानी भी चाहिए तो पानी लाओ, ऐसे पानी पी रहा, ऐसे एक से बोल रहा खाना खिला दो, तो उससे क्या ही लगेगा, बॉडी फंक्शन ही परफॉर्म नहीं कर रही। और एक पर्सन है जो सुबह से खेत जा रहा, काम कर रहा, उन लोग की वैसे ही खुराक बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी जितना ज़्यादा बर्न करेगी ना, उतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, यानी कि खाना, क्योंकि खाने में ही है, दाल चावल रोटी सब्जी फल फूल सब में ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट होते ही हैं। आगे देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। तो मेनली ना इसे हम 3 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, और किसके बेस्ड, जो मैंने क्या कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर भी बोलते हैं, इसी के अकॉर्डिंग अगर शुगर का 1 मोलिक्यूल्स है तो हम मोनोसैकेराइड्स बोलेंगे, 2 है तो हम डाइसैकेराइड्स, और अगर बहुत ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो हम 3 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे। मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब होता है 1, इसमें 1 सैकेराइड है, 1 शुगर होगी। दूसरा है ऑलिगोसैकेराइड्स। ऑलिगो का जो मतलब है ना, ऑलिग मतलब आप गूगल में सर्च करना, ऑलिग मतलब होता है फ्यू, कम। 1 से तो ज़्यादा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 100 हैं, 200 हैं, 20 है, 30 है, नहीं, फ्यू हैं। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर कितने रहें 2 से लेके 10 तक अगर शुगर मोलिक्यूल्स, तो वो ऑलिगोसैकेराइड्स में आते हैं। और इसी के अंदर एक हम स्पेशली पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। डाई मतलब 2, जिसमें सिर्फ 2 शुगर मोलिक्यूल्स हो। इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको अलग से मैंने लिखा। ऐसे ही 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। आगे देखते हैं जो हमारा 3rd टाइप है ना, मेनली 3 बताए ना। सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ऑलिगोसैकेराइड्स या फिर आप बोल दो डाइसैकेराइड्स इसी के अंदर, और तीसरा है हमारा पॉलीसैकेराइड्स। पॉली बार बार हम पढ़ के आए, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, जिसमें पर्टिकुलरली आपके बहुत सारे शुगर के मोलिक्यूल्स हों, उसे ही हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो ये सब था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन। इन तीनों को हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेन सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, और साथ ही साथ जैसे प्राइमरी है और मेन सोर्स इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में एक दिन में जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, ऑलमोस्ट 60 to 70% एनर्जी
इन्हीं से प्रोड्यूस होती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से। दैट इज द रीजन कि हम इसे बोल रहे हैं मेन सोर्स, साथ ही साथ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। तो हम स्टार्ट करते हैं मोनोसैकेराइड से। अब जैसे कि मैंने इससे पहले ही आप लोगों को बता दिया कि सैकेराइड्स को आप यूजुअली बोल सकते हो कि शुगर या फिर कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट को और क्या बोलते हैं, सैकेराइड या शुगर। इसी से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सैकेराइड मतलब ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। और इसके आगे जो वर्ड है दैट इज मोनो। मोनो का मतलब होता है वन, एक, यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कितनी शुगर हो, सैकेराइड्स मीन शुगर, जिसमें एक शुगर का मोलिक्यूल्स हो। तो इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज सिंगल शुगर। और क्योंकि सिंगल शुगर है, अब कोई भी चीज़ एक ही है तो वो क्या हो जाएगी, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट यही है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि एक ही शुगर मोलिक्यूल से मिलकर बना है, सबसे सिंपल फॉर्म है, इसीलिए इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। हम इसको फिर से हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। अब तो यही बोलोगे भैया पहले ही वर्ड बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलाइज्ड। अब देखो यहाँ पर जो लाइज्ड वर्ड है ना, या फिर आप बोल दो लाइसिस, मैंने बार बार होता है, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। और हाइड्रो मतलब वाटर, हाइड्रोलाइसिस का मतलब एक्चुअल में होता है वाटर के थ्रू किसी चीज को तोड़ना। तो क्या होता है जब हम पर्टिकुलरली वाटर के थ्रू ना इन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे पॉलीसैकेराइड्स है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो हम उसे सिंपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर के थ्रू तोड़ सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, ठीक है। लेकिन इसे हम हाइड्रोलाइज नहीं कर पाएंगे, हम वाटर के थ्रू नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद सिंपल शुगर है ना, एक ही शुगर तो है, अब उसे कैसे तोड़ोगे। तो यही इसका मीनिंग है कि हम इसे हाइड्रोलाइज नहीं करते, तोड़ नहीं सकते, है ना, वाटर के थ्रू स्पेशली, दैट्स वाई हाइड्रोलाइज्ड। आगे देखें, सो दे कैन बी डिफ्रेंशिएट, है ना, या फिर क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। हम इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में ना क्लासीफाइड करते हैं। किसके डिपेंडिंग अपॉन टू मेन फैक्टर्स। सबसे पहला जो फैक्टर है वो रहेगा डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप। मैंने से बताया था ना कि अभी अपन ने ग्रुप देखा था, एल्डिहाइड्स था, कीटोन था, पॉलीहाइड्रोक्सी था। तो पॉलीहाइड्रोक्सी तो कॉमन है, सब में रहेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लेकिन या तो कीटोस प्रेजेंट होगा या फिर क्या प्रेजेंट होगा, एल्डोस प्रेजेंट होगा। इस हिसाब से हम इसे दो टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है। तो मेनली मैंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे इन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिपेंडिंग अपॉन टू फैक्टर्स। पहला तो यही है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप, और एक और होता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, जिसे मैं आगे बताऊंगा, अभी हम इसे देखेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप दो टाइप में क्लासीफाइड करेंगे, एक रहेगा एल्डोस और एक रहेगा कीटोसिस। मैंने बताई था कि देखो पॉलीहाइड्रोक्सी सब में रह गई, देखो यह कार्बन, मैंने बोला था ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब एक OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और जब दो हो या दो से ज़्यादा हो तो पॉलीहाइड्रोक्सिल मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। ये देखो OH 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 OH, पॉलीहाइड्रोक्सिल, समझ में आया। ये हमेशा प्रेजेंट होगा, चाहे इस वाले एग्जाम्पल में देखो चाहे इसमें। अब दो में से कोई एक होगा, या तो वो कीटोस ग्रुप हो सकता है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, या फिर वो ग्रुप होगा एल्डोस, इन दो में से कोई एक। तो अगर इस कार्बोहाइड्रेट की पूरी लंबी चेन में कौन सा ग्रुप ऐड है, आपका एल्डोस ग्रुप ऐड है। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसैकेराइड कौन सा हो, इज एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज CHO, तो हम उसे क्या बोलेंगे, एल्डोस, ठीक है। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो ये देखो CHO, ये आ गया ग्रुप CHO मीन्स कौन सा इसमें ग्रुप आपका ऐड है, एल्डिहाइड, तो इसे हम बोल देंगे एल्डोस। अगर वहीं पर इससे जस्ट अगर हम ऑपोजिट देखें तो अगर कार्बोहाइड्रेट की चेन में या फिर मोनोसैकेराइड की चेन में कौन सा ग्रुप ऐड है, फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन, तो हम इसे बोलते हैं कीटोसिस। और ये क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर ये देखो C डबल बॉन्ड O आ गया, ये देखो 1 2 3 4, ये कार्बन की बैलेंसी संयोजकता 1 2 3 4, ऑक्सीजन की 2, तो इस तरीके से यहाँ पर ही मैनेज हो गया। सेम एस यहाँ पर भी ये बैलेंस स्टेट है, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 1 2 3 4 बैलेंसी, इस तरीके से। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगर यहाँ पर हम एल्डोस के एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है ग्लूकोज, जो कि सबसे सिंपल शुगर होता है, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर हम यहाँ पर कीटोसिस के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। अब एक चीज़ नोटिस करना, चाहे वो फ्रक्टोज हो या फिर ग्लूकोज हो, क्योंकि दोनों ही सिंपल शुगर के अंदर है, इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, दैट इज C6H12O6।
इसका भी यही होता है C6H12O6। और अब आप फॉर्मूला देखो, जनरल फॉर्मूला CnH2nOn। मैंने पहले ही बोला था जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन। ये देखो, और कार्बन 6 हैं तो ऑक्सीजन भी 6 हैं, और इनका हाइड्रोजन का नंबर डबल रहता है, H2n है ना। तो ये देखो, कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन 12। या फिर मैंने बताया था कि आप इन दोनों को ऐड कर देना, 6 और 6 12, वही फॉर्मूला बना। तो फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, ग्लूकोज का भी C6H12O6, बस यहाँ पर डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज CHO मीन्स एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज C++O जिसे हम बोलते हैं कीटोन। तो बस यही डिफरेंस है, बाकी आप फॉर्मूला इसको देख सकते हो। वैसे ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी हम एक बार बैलेंस ही देख लें। कार्बन 6, 1 2 3 4 5 6, ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन मिल गए। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखो 2 4 6 8 10, एक ये 11 और एक ये 12, हाइड्रोजन हमारे 12 मिल गए। अब देख लो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन 6 मिलने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से वाला बैलेंस है। सेम है, इसकी भी आप बैलेंस ही चेक कर सकते हो। कार्बन 6 हैं 2 4 6, हाइड्रोजन 12 हैं 2 4 6 8 10, एक ऊपर 11 और एक नीचे 12, ऑक्सीजन 6 हैं 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से दोनों बैलेंसिंग स्टेट में। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को। तो ग्लूकोज जो है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। देखो पहले तो यही सिंपल है, इनमें भी जो ग्लूकोज है ये सबसे सिंपल फॉर्म होता है। मतलब हमारी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन पर्टिकुलरली जिस कार्बोहाइड्रेट के थ्रू होता है ना, वो होता है ग्लूकोज हमेशा। ये जो फ्रक्टोज है ये भी किस में कन्वर्ट होगा, एक टाइप से ग्लूकोज में, उसके बाद ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है। मेन सोर्स यही है, प्राइमरी सोर्स फॉर एनर्जी। और जो आपका एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल्स है ना, मैंने 1G लिखा है, G फॉर ग्लूकोज, वो लगभग आपको 36 से 38 मोलिक्यूल्स ऑफ ATP प्रोवाइड करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ ये आपका मैंने बता दिया कि टेस्ट में कैसा होगा, स्वीट होगा। और क्या क्या सोर्सेस हैं आपकी, जो भी फ्रूट्स हैं है ना, क्योंकि वो स्वीट्स हैं तो उनमें मिलते हैं। साथ ही साथ वेजिटेबल्स हैं, कुछ ग्रेन्स हैं, मतलब दाने, अनाज के दाने, उनमें ये चीज़ प्रेजेंट होती है। और आपके जो स्वीटनर्स हैं उन सभी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो ये होता है सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट, है ना, सबसे ज़्यादा मीठी जो शुगर है ना यही होती है। इसके अलावा अगर इसके सोर्स की बात करें तो देखो सबसे, क्योंकि स्वीट है तो फ्रूट्स, क्योंकि फल मीठे होते हैं। साथ ही साथ आपका हनी है, शहद, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें तो जो आपका सीमन है ना, उसमें भी मेल का जो पर्टिकुलरली सीमन होता है उसमें प्रेजेंट होता है। क्यों? ताकि जो सीमन के अंदर स्पर्म भी प्रेजेंट होंगे। भाई स्पर्म को मूवमेंट करना रहता है फर्टिलाइजेशन के बाद भी। जब हम बोलते हैं ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, अब स्पर्म को फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ऊपर जाना है तो एनर्जी चाहिए, तो वहीं ये फ्रक्टोज पर्टिकुलरली जो सीमन के अंदर है वो इन स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी से प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये हुए हमारे दो टाइप, कीटोसिस एंड एल्डोस, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल ग्रुप। एक और हम इसे क्लासीफाइड किस हिसाब से करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन, है ना। एक होता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन। जैसे मान लो कि अगर आपकी इसी में जो मोनोसैकेराइड वाली चेन है, अगर 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, ये 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो अगर 3 कार्बन है तो हम बोलते हैं ट्रायोसिस, ट्राई फॉर 3। 4 हैं तो आप बोलते हो टेट्रोसिस, 5 हैं तो पेंटोसिस, और 6 हैं तो हेक्सोसिस, ऐसी 7 हैं तो हेप्टोसिस, इस तरीके से। तो ये आप देखो, अब ग्लूकोज और आपके जो फ्रक्टोज है किस में आएगा, कार्बन का काउंट करते हैं, C6 है ना, तो 6 को मैंने क्या बोला था, हेक्सोसिस। ये किसकी एग्जाम्पल है, हेक्सोसिस की, अगर हम डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन देखें। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट टाइप, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स। तो फिर से बट को तोड़ दो, जैसे सैकेराइड्स या फिर जो शुगर जो बट है वो मैंने बता ही दिया कि आप जनरली कार्बोहाइड्रेट को शुगर या सैकेराइड्स बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर वर्ड है ओलिगो। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि ऐसे शुगर मोलिक्यूल्स हैं जिनमें फ्यू शुगर के मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स हैं। तो इट कंटेन फ्यू नंबर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। अब मोनोसैकेराइड्स के फ्यू नंबर होंगे, फ्यू मतलब कितने हो सकते हैं, फ्यू मतलब होता है कम, तो 2 से लेके 10 मोलिक्यूल्स कंटेन कर सकता है आपका ओलिगोसैकेराइड्स। कौन से मोलिक्यूल्स, मोनोसैकेराइड्स के।
इसके बाद आगे देखें तो ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर इसे आप बोल सकते हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आप लोग बोलोगे भाई ये अलग से क्या आ गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना। ये जो वर्ड है ना, मैंने स्पेशली लिखा है जानबूझकर, ताकि आपको इस चीज़ का पता रहे कि है क्या। तो देखो, जैसे मैंने बोला ना कि ये जो आपके ओलिगोसैकेराइड्स हैं, इसमें 2 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड्स हो सकते हैं। तो मान लो ये है हमारे पास एक मोनोसैकेराइड, ये है हमारे पास दूसरा मोनोसैकेराइड्स, और ये है हमारे पास तीसरा मोनोसैकेराइड। इस तरीके से 3 मोनोसैकेराइड्स ने जुड़कर बनाया है ओलिगोसैकेराइड्स। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 लोग आपस में जुड़े हैं, उनके बीच कोई बॉन्ड तो होगा, कोई लिंकेज तो होगी जो उन्हें लिंक कर रही है, जो उन्हें ज्वाइन कर रही है। इसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या फिर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और एक चीज और देखना, अब यहाँ पर तो क्या हो रहा है, मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स मीन्स तीनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। एक्चुअल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर लिंकेज हम एक ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं, ऐसा बॉन्ड जो कि कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स को किसी दूसरे मोलिक्यूल्स के साथ ऐड करे। अब वो जो दूसरा मोलिक्यूल्स है ना, जो बाइंड होगा, या तो वो खुद कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, या फिर कोई और मोलिक्यूल भी हो सकता है। जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे, एल्डिहाइड, कीटोन्स, तो इस तरीके से चाहे वो कीटोन ग्रुप हो या फिर एल्डिहाइड ग्रुप हो या खुद कार्बोहाइड्रेट का एक जो है ना मोलिक्यूल्स हो, ऐसा बॉन्ड जो कार्बोहाइड्रेट को किसी भी दूसरे ग्रुप या फिर खुद कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल के साथ ऐड करे, इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो यहाँ पर इस तरीके से है। आगे देखते हैं, सो दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर। मैंने पहले ही बोला था कि जो सिंपल शुगर था, जिसे हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक शुगर का मोलिक्यूल्स है, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते। इसमें देखो 2 से लेके 10 तक हैं। जैसे यहीं पर मान लो 3 शुगर मोलिक्यूल्स हैं, है ना, तो हम इसे अब क्या कर सकते हैं, 3 उसमें वो कर सकते हैं ना। जैसे वाटर के थ्रू मैंने बोला था हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस, हाइड्रोलाइज्ड का मतलब ही होता है वाटर के थ्रू इसे तोड़ना। तो हम इसे देखो पर्टिकुलरली 3 सिंपल शुगर में तोड़ सकते हैं। अगर हम इन्हें तोड़ दें तो इस तरीके से बॉन्ड हट जाएंगे और हमें 3 सिंपल शुगर के मोलिक्यूल्स मिल जाएंगे। यही इसका मीनिंग है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ शुगर, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2 से लेके 10 तक शुगर के मोलिक्यूल्स हैं। आप मोनोसैकेराइड्स के मोलिक्यूल्स बोल सकते हो, यूनिट बोल सकते हो। तो इसी के जो नंबर है ना, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। इसी के नंबर के अकॉर्डिंग हमने इसे सेवरल टाइप में क्लासीफाइड किया है। कौन कौन से टाइप हैं? अगर 3 शुगर के मोलिक्यूल्स हुए, जैसे यहाँ पर है, इसे हम बोलेंगे ट्राइसैकेराइड। ट्राई मतलब 3 और सैकेराइड मतलब शुगर। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें शुगर के 3 मोलिक्यूल्स हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और ऐड कर दूँ इस तरीके से, अगर 4 हो जाए तो 4 के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा वर्ड, टेट्रासैकेराइड्स। अगर एक और ऐड कर दूँ शुगर मोलिक्यूल्स 5 के लिए पेंटासैकेराइड्स। जैसे हमने ट्रायोसिस देखा था, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, सिंपल शुगर में देखे थे ना, ऐसे ही इसमें चल रहा कि 3 तो ट्राइसैकेराइड्स, 4 तो टेट्रासैकेराइड्स, 5 तो पेंटासैकेराइड्स। अगर मैं एक और ऐड कर दूँ 6 अगर मोलिक्यूल्स हैं शुगर के, तो इसे आप क्या बोल सकते हो, हेक्सासैकेराइड्स। 7 होंगे तो हेप्टासैकेराइड्स, 8 होंगे तो ऑप्टासैकेराइड्स। इस तरीके से डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ शुगर हम इसे इस तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं। जितने शुगर के मोलिक्यूल्स वैसा उसका रहेगा नाम। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज डाइसैकेराइड्स, क्योंकि जो डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल है ना, वो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। तो डाइसैकेराइड्स क्या होंगे, जैसे बट का नाम ही इंडिकेट कर रहा, ऐसे सैकेराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल्स जिसमें 2 शुगर के मोलिक्यूल्स हो या फिर 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो। सो डाइसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ 2 शुगर मोलिक्यूल्स बोल लो, या फिर आप बोल लो 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट, है ना, जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हो। एग्जाम्पल क्या क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल है लैक्टोज, दूसरा है माल्टोज और तीसरा है सुक्रोज। अगर मैं इन तीनों के फॉर्मूला की बात करूं ना, तो फॉर्मूला एक से रहते हैं, डबल कर दो, देखो 2 से मिलकर बना। तो हमने नॉर्मल ग्लूकोज का क्या देखा था, C6, यहाँ ही डबल हो जाते हैं, C6 है तो यहाँ पर C आ जाते हैं 12। इसके अलावा C6 और हमने क्या देखा था H12, यहाँ पर H रहते हैं 22। और इसके अलावा जैसे C12 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने होंगे आपके, ऑक्सीजन यहाँ पर होते हैं 11 पर्टिकुलरली। एक चीज नोट करना, यहाँ ऑक्सीजन का नंबर कम होगा, ऑक्सीजन रहेंगे 11, हाइड्रोजन 22 और जो कार्बन है वो रहते हैं 12। इन तीनों के साथ लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, तीनों का यही फॉर्मूला है।
अब देखो दो दो से मिलकर बने होंगे। सबसे पहले हम लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज वर्ड ही निकाल लो, लैक्टिक एसिड निकाल लो, लैक्टोबैसिलस किस में मिलता है? मिल्क में। तो ये स्पेशली ये भी मिल्क में मिलता है। वैसे सारे जो कार्बोहाइड्रेट है ना मिल्क में होते ही, मिल्क के प्रोडक्ट में, ये स्पेशली मिल्क में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो इसे हम बोलते हैं मिल्क शुगर, जो मिल्क में मिले। और किस किस से मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है आपके ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज इक्वल टू लैक्टोज। और मैंने बताया कि मिल्क प्रोडक्ट में मिलेगा, आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट, उसमें मान लो आपको मिला। अब आपने इसे खाया, खाते खाते आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ गया, लेकिन इसके फॉर्म में एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी नहीं। मैंने पहले ही बताया कि इसे बनना होगा ग्लूकोज, मतलब इसे ब्रेक डाउन होना पड़ेगा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में। ये होता है आपके इंटेस्टाइन में, और वहाँ पर एक एंजाइम होता है लैक्टेज। देखना बट को देखना, ये है लैक्टोज और ये है लैक्टेज। तो ये जो लैक्टेज एंजाइम है ना, यही इंटेस्टाइन में इस लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में ब्रेक डाउन करेगा, और उसके बाद आपका जो ग्लूकोज है ना वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज्ड होगा, यूज़ होगा फ्यूल के फॉर्म में। अब यहीं पर देखो अपन ने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, हम उसमें एंजाइम पढ़ेंगे, हम उसमें हार्मोन पढ़ेंगे, सब आ रहे हैं। एंजाइम आ गया। दूसरा जो है दैट इज माल्टोज। अब माल्टोज को सीधे सीधे बोल दो कि हम माल्ट शुगर बोलेंगे, इसी से तोड़ दो बस, इसे हम बोलते हैं माल्ट शुगर। इसके भी सोर्स वही रहेंगे, आपके मिल्क के प्रोडक्ट्स, जो आपके पर्टिकुलरली ग्रेन्स हो गए, दालें हो गई, साथ ही साथ जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब में। और ये मिलकर बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, दो ग्लूकोज मोलिक्यूल से। फिर से आप इसे डाइट के थ्रू ले लोगे, लेकिन एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में मिलना है। ये जाता है आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में फिर से एक एंजाइम रहेगा, इसी से देखो माल्टोज है ना, तो एंजाइम रहेगा माल्टेज। वो माल्टेज इस माल्टोज को इन दो ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और फिर इसका होगा एनर्जी प्रोडक्शन, है ना, हेल्प करता है एनर्जी प्रोडक्शन में। एक तो माल्टोज भी कर सकता है, दूसरा है आइसोमाल्टेज, ये दोनों। आगे देखते हैं हमारा आखिरी टाइप इसमें, दैट इज सुक्रोज। ये जो एग्जाम्पल है, अब इसमें क्या होता है, इसे बोला जाता है टेबल शुगर। फिर से वही सोर्स है आपका, जो पर्टिकुलरली शुगर कैन है, और भी जो सारे और जो फ्रूट्स हैं, इसके अलावा आपके डेयरी प्रोडक्ट हैं, उन सब में मिलेगा। आपने फूड के थ्रू खाया, ये भी दो चीज़ से मिलकर बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, क्योंकि डाइसैकेराइड्स है। फिर से इसे बनना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है। एक एंजाइम रहेगा सुक्रेज, इसी का नाम से देखो सुक्रोज है, तो यहाँ पर एक एंजाइम रहता है सुक्रेज, जो कि इसको तोड़ता है किस किस में, आपके सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है, और फिर से यूटिलाइज्ड होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स। तो फिर से बट को तोड़ो। जैसे सैकेराइड्स को हमने देखा कि सैकेराइड्स को आप बोल सकते हो शुगर या फिर मोनोसैकेराइड्स, और पॉली मतलब होता है ज़्यादा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो बहुत सारे शुगर मोलिक्यूल से या फिर मोनोसैकेराइड्स की यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। और ज़्यादा मतलब कितने ज़्यादा, अगर 2 से 10 थे तब तो हमने उसे ओलिगोसैकेराइड्स में रखा। इससे सीधा क्लियर है कि ज़्यादा मतलब किससे ज़्यादा हो, मोर देन 10 मोलिक्यूल्स ऑफ शुगर या फिर मोनोसैकेराइड्स। इसके बाद इसे भी हम जनरली, अच्छा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, ये क्या होते हैं, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। जैसे हमने सबसे पहले क्या देखा था, मोनोसैकेराइड्स, वो थे सॉल्यूबल वाटर में। जो ओलिगोसैकेराइड्स भी थे, है ना, वो भी जनरली, या फिर आप डाइसैकेराइड्स बोल सकते हो, जनरली वो भी वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं। बट पर्टिकुलरली आपका जो पॉलीसैकेराइड्स है, दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जनरली ये वाटर में नहीं घुलते। इसके बाद हम इस पॉलीसैकेराइड्स को भी फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। एक रहता है होमो पॉलीसैकेराइड्स और एक रहता है हेटेरो पॉलीसैकेराइड्स। तो होम मतलब क्या, एक घर है, होम मतलब इसमें एक से लोग रहे, है ना, मतलब उनका पहनावा एक सा, जैसे एक मुस्लिम फैमिली है तो आप देखना वही टोपी लगाएंगे, अपना कुर्ता पैजामा, वैसे रहेंगे। सेम है, हिंदुओं का अलग ही रहता, सिखों का सब पगड़ी, मतलब जहाँ लोग एक से रहें, उसको हम एक टाइप से होम बोलते हैं। सेम एस होमो पॉलीसैकेराइड्स क्या रहेंगी, इसमें 10 से ज़्यादा किसकी यूनिट रहेंगी, मोनोसैकेराइड्स की तो रहेंगी, लेकिन जो वो मोनोसैकेराइड्स है वो एक ही टाइप का होगा। जैसे हमने क्या देखा था, मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल या तो ग्लूकोज हो सकता है, या दूसरा हमने क्या देखा था, फ्रक्टोज हो सकता है। इसके अलावा और एक और होता है ग्लैक्टोज, जिसे मैंने पहले नहीं बताया था एक्चुअल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ यही थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
गैलेक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड्स का ही एग्जाम्पल है, और पर्टिकुलरली इसका ही वही फॉर्मूला C6H12O6। तो देखो होमोपॉलीसैकेराइड्स क्या होंगे, जो एक ही टाइप की, या तो ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर ही बना है, या तो फ्रक्टोज की 10 से ज़्यादा यूनिट है, या तो गैलेक्टोज की 10 से ज़्यादा यूनिट है, और जब वो मिलकर एक साथ एक कार्बोहाइड्रेट बनाएंगी उसे हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन। अब इसमें से स्टार्च और जो सेल्यूलोज है, स्टार्च आपका प्लांट्स में मिलता है, सेम एज सेल्यूलोज भी आपने देखा ना, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स जो बनाता है वो सेल्यूलोज। इसके अलावा और हम देखें तो काइटिन, ये पर्टिकुलरली आपके जो इंसेक्ट्स हैं या फिर जो फंगाई हैं उनमें प्रेजेंट होता है। इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए दैट इज ग्लाइकोजन। अब ये जो सभी है ना ग्लूकोज की 10 से ज़्यादा यूनिट से मिलकर बने होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ग्लाइकोजन। क्या होता है एक्चुअल में, जब आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहते हो ना तो ये कहाँ जाता है, लिवर में, और लिवर में ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लाइकोजन। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। इस चीज़ को मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे ना फिजियोलॉजी में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब आपका लिवर क्या कर रहा है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर रहा, ग्लाइकोजन में। मसल में भी होता है ये, पर्टिकुलरली लिवर में सबसे ज़्यादा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस। जब आपकी बॉडी को नीड होगी, फिर से एक ग्लाइकोजन अब किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस। देखो वर्ड आ गया ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन ग्लाइकोजेनेसिस। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में बट का, बाकी प्रोसेस पूरी ऑपोजिट हो गई। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, दैट इज हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। अब जैसे मैंने होम बताया ना कि एक सा हेटेरो, हेट मतलब घृणा, कौन लोग करते हैं जो एकदम ऑपोजिट हो एक दूसरे से थिंकिंग। एक है नहीं भाई ये अच्छा है, दूसरा नहीं ये अच्छा है, दोनों में एकदम से हेट, सामने से नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर ही अंदर कि ये इसने ऐसा बोला, है ना, भड़ास जो रहती है। तो हेट मतलब डिफरेंट। तो ऐसा एक पॉलीसैकेराइड्स मतलब इसमें फिर से मोर देन 10 यूनिट्स तो होंगी मोनोसैकेराइड्स की, बट डिफरेंट टाइप, सेम नहीं रहेंगे। हो सकता है ग्लूकोज फ्रक्टोज एक साथ हो जाए, फ्रक्टोज ग्लैक्टोज एक साथ हो जाए, या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज एक साथ हो जाए, कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सबसे पहला यहाँ पर है हेपेरिन, जो हमने ब्लड में पढ़ते हैं ना, एंटीकोगुलेंट, ब्लड में हमने पढ़ा था, मास्ट सेल में हमने पढ़ा था, जो ना जो इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। ABC में आता है पॉलीसैकेराइड्स में, और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, आपके ग्लूकोज और एक तो ये हो गया मोनोसैकेराइड्स। दूसरा जो मोनोसैकेराइड्स है दैट इज ग्लूकोरोनिक एसिड। किससे मिलकर बनेगा, ग्लूकोरोनिक एसिड से। इसके बाद अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो गामा ग्लोब्यूलिन, ये मैंने प्लाज्मा प्रोटीन में पढ़ाया था, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, है ना, एक हेपेरिन, ये भी हमने उसी में पढ़ा था। तो यहाँ पर देखें तो देखो गामा ग्लोब्यूलिन, ये मैंने और भी होता था कि डिफेंस मैकेनिज्म बहुत अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ABC में आता है। और किस किस से मिलकर बना होता है, इसकी जो सम ब्रांच है वो ग्लूकोज कंटेन करके रखती हैं, साथ ही साथ इसमें प्रेजेंट होता है फ्रक्टोज, तो अलग अलग है ना, दैट्स वाई हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। इसके बाद अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज हाइयालुरोनिक एसिड, और ये पर्टिकुलरली किस किस से मिलकर बना होगा, फिर से इसमें आपका प्रेजेंट होगा ग्लूकोज, और इसके साथ प्रेजेंट होता है आपका गैलेक्टोज, जो कि ये भी है मोनोसैकेराइड्स और ये भी, और इन दोनों की 10 से ज़्यादा यूनिट्स होती है ना, मतलब तभी तो हम इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। और क्योंकि दोनों ऑपोजिट है दैट्स वाई हम इसे बोलते हैं सेम नहीं है, अलग अलग है, दैट्स वाई हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। So this is all about the carbohydrate and its classification. In next lecture, we will cover the function of carbohydrate. I hope आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। Thank you so much everyone.